हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू द सीयूटी अकाउंट चैनल गाइस। मेरा नाम शौर्य है एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम नाउ ऑन इन दिस चैनल। तो बिफोर गेट इनटू इट गाइस, मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि हु एम आई, आपको मुझे क्यों ट्रस्ट करना चाहिए। गाइस दिस इज वेरी क्लियर कि आप अभी जिस पोजीशन में हो, कंफ्यूज बिटवीन बोर्ड्स, सीयूटी, कब से प्रिपरेशन चालू करें, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें, मैं भी एक्जैक्टली उसी पोजीशन में था 4 टू 5 मंथ्स बैक। बट नाउ आई एम हियर इन द नॉर्थ कैंपस एंजॉयिंग द वाइब एंड आई वांट यू गाइस टू डू द सेम। इसलिए आई एम हियर टू गाइड यू। आई एम करेंटली एट कॉलेज परस्यूइंग इकोनॉमिक्स। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। Firstly, we'll be giving an overview of the syllabus ताकि आप समझ जाओ इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट में सिलेबस क्या कहता है, which are the parts you should focus on, which are the parts you can leave. Secondly, we'll be practicing PYQs. PYQs practicing बहुत जरूरी है guys, क्योंकि ये काफी नया एग्जामिनेशन पैटर्न है। Mostly me as a kid, I did not practice MCQs and I'm hoping कि आपका भी सेम केस होगा। इस वजह से PYQs practice करना बहुत जरूरी होता है। So we'll be getting to both the syllabus first and then the PYQs. Let's move on. Firstly, let's start with the microeconomics part. People usually get very confused here कि यार मैंने तो 12th में पढ़ा ही नहीं था कि तो मैंने तो 12th में सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी पढ़ा था, तो यार माइक्रो इकोनॉमिक्स अब मैं कैसे कर लूं। तो गाइज यू डोंट हैव टू वरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आई एश्योर यू दैट। आपको बस एक बार गो थ्रू करना है एंड ओनली द फर्स्ट 2 यूनिट्स। ये भी बहुत अच्छी बात है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मेरे केस में क्या था, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इन दोनों को लीव कर दूं, क्योंकि मेरे पास 50 क्वेश्चंस में से मुझे 40 ही करने थे, लेकिन आपके पास वो नहीं है। एक को 40 में से 40 अटेम्प्ट करना है। इस वजह से आपको ये सिलेबस को भी करके जाना होगा। कमिंग ऑन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये एग्जैक्टली 12th के सिलेबस का है, जो बोर्ड का सिलेबस है। इनफैक्ट आई वुड से अगर आप डीप डाउन इसको गो थ्रू करो, काफी पोर्शन आपको कम ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। नेशनल इकोनॉमी एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, अगेन वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैड इन 12th. Determination of income and employment, money and banking, very easy. Government budget and economy, balance of payments, that is BOP. Now coming on to the least favorite part that I would say, मेरा भी favorite नहीं था guys ये, but don't worry, I'll teach you all the techniques जो आपको actually करने हैं, ताकि आप इंडियन इकोनॉमी, वेरी बोरिंग वेरी थियोरेटिकल सब्जेक्ट को आप कैसे एस कर पाओ। तो इसमें there is one thing which I got to know. हमारे स्कूल्स कहते हैं कि एनसीईआरटी फॉलो मत करो, या बीट कोई रेफरेंस बुक फॉलो करो, बीट संदीप गर्ग या कोई सा भी। लेकिन लेट मी बी लाउड एंड क्लियर गाइस, आपको सीयूईटी एग्जामिनेशंस के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। आई डिड द सेम एंड मुझे बहुत हेल्प मिली थी। दूसरे रेफरेंस बुक में क्या होता है कि देयर आर वेरी न्यू टॉपिक्स और जो रेलिवेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, लेकिन मैं जब आपको पीवाईक्यूज भी दिखा रहा हूँ, यू विल गेट टू नो यार एग्जैक्ट लाइन, यू वोंट बिलीव, एग्जैक्ट लाइन कॉपी पेस्ट आते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स। अगर आपके पास बुक नहीं भी है, यू कैन इधर बाय इट या आप उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, गूगल में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, वेरी इजी टॉपिक्स, यूनिट 8, यूनिट 9 एंड यूनिट 10। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, वेरी इजी। कमिंग आउट टू द पीवाईक्यूज नाउ गाइस, तो we'll be starting with 2022 का PYQs, we'll be coming on to 2023 and then again वो 2024। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन का लेवल देखो गाइस। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 promises dash days of guaranteed wage employment। यार अगर किसी ने ना एक बार रीड भी कर रखा होगा ना ये लाइन, उसके दिमाग में छपा हुआ होगा। इतना इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली कॉपी पेस्टेड फ्रॉम द बुक्स, नो ट्विस्ट नो टर्न्स। इसका आंसर करेक्ट, इट्स 100, ऑप्शन बी। लेट्स सी, वेरी गुड। लेट्स गेट इनटू क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड टू कैजुअल वेज वर्कर इज नोन एज। अच्छा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, जो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में ही आता है। पहले बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड था, फिर वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड बन गया, नाउ ही इज अ कैजुअल वेज वर्कर। तो इसमें क्या हो रहा है, लास्ट में व्हाट ही इज बिकमिंग कैजुअल वर्क। अगर वो कैजुअल वर्कर है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ऑप्शन डी। लेट्स सी, वेरी करेक्ट। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। अच्छा, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉइज अ मिनिमम ऑफ डैश नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। यार आई मीन अगर ये कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के मतलब ये लेवल है अगर सीयूईटी एग्जामिनेशंस का, आई एम सेइंग ये एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो कैन एस दिस एग्जाम। यार अपने मन से डर निकाल दो कि दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यार मैं कैसे प्रेप करूंगा, क्या होगा, कैसे होगा। आई वॉज देयर एट योर पोजिशन गाइज एंड मैं आई कैन अश्योर यू, आप चैनल से कनेक्टेड रहो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज कमिंग जो यू कैन ट्रस्ट आंख बंद करके, बिकॉज वी वेर एट द सेम पोजिशंस जिसमें आप अभी हो। अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉइज अ मिनिमम ऑफ डैश नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। यार ये तो बेसिक है,
अगर आपने एक बार रीड कर रखा होगा अगेन, यू यू विल डेफिनेटली नो दिस आंसर. दैट इज 10 एम्प्लॉइज. ऑप्शन बी करेक्ट. Let's go to question number 4. अच्छा. What it's saying, Apico movement which aimed at protecting forest was initiated in which state? Very easy guys. अगर आप ध्यान से, अगर आपको याद हो तो एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी का साइड में, एक पेज के साइड में जो बॉक्सेस रहते हैं ना, उसमें ये मेंशन था. सो वी कम टू अ पॉइंट कि आपको वो बॉक्सेस भी मिस आउट नहीं करने. देयर आर क्वेश्चंस कमिंग अप फ्रॉम द बॉक्सेस एज वेल. जो साइड बॉक्सेस होते हैं या जो नीचे रहते हैं, उनको आपको मिस आउट नहीं करना. आपको रीडिंग मारना है तो पूरी बुक का मारना. यू कैन नॉट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट. दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस क्वेश्चन. तो आपिको मूवमेंट क्या था? आपिको मूवमेंट वो मूवमेंट था जब पीपल प्रोटेक्टेड द फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट को जाके हक, ट्रीज को जाके हक कर लेते थे ताकि उन्हें कटना करना पड़े. दिस वाज स्टार्टेड इन कर्नाटका. दैट इज ऑप्शन सी. लेट्स सी करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन गाइस. तो मैंने स्टार्ट करा विद वेरी इजी क्वेश्चंस ताकि आपका मोटिवेशन, यू आर कॉन्फिडेंट, आपका मोटिवेशन बूस्ट हो. कमिंग ऑन टू अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चंस. हार्ड नहीं कहूंगा मैं इन क्वेश्चंस को इन एनी वे, बट दीज आर लिटिल ट्रिकी क्वेश्चंस. लेट्स सी. When environment fails to perform dash function, it results in an environmental crisis. अच्छा, understand the question once. What is it trying to say? कि अगर environment एक चीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अगर environment एक टास्क परफॉर्म, कौन सा एक टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से environmental crisis आ जाए. Let's read the options. It assimilates waste. अच्छा, अगर environment waste को इकट्ठा कर ले तो क्या उसकी वजह से environmental crisis आएगा? बिल्कुल आएगा. तो ये तो इस क्वेश्चन का ऑपोजिट आंसर हो गया ना. अगर क्वेश्चन बोलता एनवायरमेंट फेल्स, एनवायरमेंट विच व्हेन एनवायरमेंट परफॉर्म्स डैश फंक्शन इट रिजल्ट्स इन एन एनवायरमेंटल क्राइसिस, तब ये आंसर होता. लेकिन हमें क्वेश्चन पूछ रहा है एनवायरमेंट जब कौन सा परफॉर्म नहीं करेगा तब एनवायरमेंटल क्राइसिस आएगा. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. तो इसमें गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज कि आप क्वेश्चंस रीड करो एंड यू गो ऑन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस. You will see कि आप at the end of the after reading all the options you are stuck between 2 or 3 only. एक तो पक्का से आपने अवॉइड कर दिया होगा. तो इससे आपको प्रोबेबिलिटी टू मेक टू चूज द करेक्ट ऑप्शन बहुत इंक्रीज हो जाता है. गेटिंग माय पॉइंट? तो 1 तो नहीं हो सकता. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, आई मीन ऑप्शन नंबर 2. सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक्स एंड बायोडाइवर्सिटी. अच्छा, अब अगर एनवायरमेंट इसे बंद कर दे, मतलब एनवायरमेंट किसे बंद कर दे? जेनेटिक्स और बायोडाइवर्सिटी का लाइफ को सस्टेन करना. अगर एनवायरमेंट ये फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दे, देयर विल बी डेफिनेटली एनवायरमेंटल क्राइसिस. तो ये क्वेश्चन उल्टा था, लेकिन इसका आंसर बहुत इजी था. तो आई एम गेसिंग, लेट्स सी करेक्ट होगा कि नहीं. ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, दैट्स करेक्ट. वेरी गुड. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is not an abiotic element? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. देखो हमारे केस में क्या था, OMR था. तो वी ऑलवेज रेड द क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर आंसरिंग. लेकिन आपके केस में कंप्यूटर बेस्ड होगा. तो डोंट गेट एक्साइटेड आफ्टर यू सी एन इजी क्वेश्चन. देखो देयर इज अ वर्ड नॉट विच मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स में मिस, जो हमने भी अपने टाइम पे मिस्टेक करा था. मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी मिस्टेक करो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक एलिमेंट. मतलब वो पूछ रहे कौन सा बायोटिक है. उल्टा पूछ रहे, लेकिन वो पूछ रहे कौन सा बायोटिक है. बायोटिक मतलब जो लिविंग सेंस दिखाता है. रॉक्स नहीं, प्लांट्स यस, विंड्स नहीं, सनलाइट नहीं. तो विंड, अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता, अगर कोई मेरा भाई या कोई मेरा छोटा बहन इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, तो वो रॉक्स देखते ही रॉक्स को टिक कर देते, क्योंकि उन्हें देखते एबायोटिक एलिमेंट पूछा. एंड दैट कुड बी अ मेजर मिस्टेक गाइस, व्हिच कैन कॉस्ट यू योर ड्रीम कॉलेज. एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हार्ड कुछ भी नहीं है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर लग रहा है. लेट्स सी, आंसर इज बी. वेरी गुड. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. Which of the following components is not a part of compensation of employees while estimating national income? अच्छा, तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया. कौन सा चैप्टर? नेशनल इनकम से. अच्छा, तो हमसे पूछ रहे कौन सा COE यानी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट नहीं है. लेट्स रीड ऑल द क्वेश्चन, ऑल द ऑप्शंस. वेजेस सैलरीज इन कैश, ये तो डेफिनेटली COE है यार, ये तो बेसिक COE है. रेंट फ्री हाउस. अच्छा, सम ऑफ यू माइट गेट कंफ्यूज्ड हियर. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय एम्प्लॉय. अच्छा, COE यानी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में किसका कंट्रीब्यूशन इंक्लूड होता है? एम्प्लॉयर का.
ना कि एम्प्लॉय का। मेक दिस वेरी क्लियर गाइस, बहुत कंफ्यूजिंग होता है बहुत लोगों को। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड होता है, ना कि एम्प्लॉय का। तो ये वाला तो इंक्लूड नहीं होगा, बट वी वर लिटिल कंफ्यूज विद नंबर 2 एज वेल। चलो तो एक बार कंफर्म नहीं करेंगे अपन, 2 और 3 लग रहा है। 4 पढ़ लेते हैं। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय कंपनी। अच्छा, कंपनी कौन है? एम्प्लॉयर। तो ये तो डेफिनेटली इंक्लूड होता है ना? तो कौन सा नहीं इंक्लूड होता, 2 या 3? लेट्स सी। 3 मुझे ज्यादा लग रहा है, बट 2 को एक बार एनालाइज करते हैं। रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस क्या है कि वो बंदा, एक बंदा उधर रह रहा है लेकिन उसे रेंट नहीं देना पड़ रहा। तो यार ये भी तो कंपनी का तो खर्चा हुआ ना, ये भी तो एम्प्लॉयर के थ्रू ही मिल रहा है उसे। तो ये कैसे, ये तो इंक्लूड होगा ही होगा। इसलिए जो इंक्लूड नहीं होगा वो होगा ऑप्शन 3, दैट इज ऑप्शन सी। देखते हैं। करेक्ट। कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, आप देख रहे हो गाइस, एक क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहा है, नॉट वाला पार्ट। वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, आपको उल्टा पूछ रहे हैं। जस्ट दे वांट कि आप मिस्टेक्स करो, दिस इज ऑल दे वांट। बट आप नहीं करोगे बिकॉज यू आर लर्निंग फ्रॉम अस, यू आर वेरी नेक्स्ट सीनियर्स एंड वील बी गाइडिंग यू द बेस्ट। ठीक है, तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? कमीशन ऑफ एन एजेंट फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड कार होता है यार, ये तो एजेंट का वो है, इनकम है, ये तो हो गई। वीट केयर फॉर सेल्फ कंजम्पशन होता है, फार्मर का सेल्फ कंजम्पशन होता है इंक्लूड। शेयर सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट, अच्छा, दिस दिस कुड बी द आंसर, बट वील बी रीडिंग ऑल द क्वेश्चन, ऑल द ऑप्शंस बिफोर आंसरिंग। सर्विसेज ऑफ अ लॉयर हायर्ड बाय फर्म, ये तो यार उसका इनकम है, ये तो इंक्लूड हो गई नेशनल इनकम। अच्छा, शेयर सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट क्यों नहीं होता? क्योंकि दीज आर सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, दीज आर कंसिडर्ड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, इसलिए इंक्लूड नहीं होता। तो ऑप्शन सी लग रहा है, लेट्स सी। वेरी ट्रू। कमिंग आउट टू द क्वेश्चन 9 नाउ। यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गाइस, मतलब इससे इजी मैं क्या बोलूं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेट्स सी। रियल जीडीपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें क्या पता है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो इसमें इन्होंने क्या करा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया प्राइस इंडेक्स और रियल जीडीपी को। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है। लेट्स सी, आप लोग क्या बोलोगे? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी ट्रू। कमिंग आउट द क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, यार गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड नेशनल इनकम में क्यों आएगा, ये तो आएगा ही नहीं। तो हमें चाहिए कौन सा इंक्लूड हो रहा है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, डेफिनेटली इंक्लूड होगा, ऑप्शन बी तो है ही है। प्राइज वोन इन लॉटरी, अच्छा, दिस इज अ विंडफॉल गेन। अगर आपने पढ़ रखा है, यू डेफिनेटली नो विंडफॉल गेन क्या होता है। जो गेन हमें अपनी मेहनत से नहीं मिलता, हमें बिना कुछ काम करे मिल जाता है, दोज गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सी भी इंक्लूड नहीं होगा, ए भी इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या कोई अकेला ऑप्शन है जिसमें सिर्फ बी हो? नहीं है। तो बी के साथ हम किसको पेयर करेंगे? डी को। बट तो यू गेट द आंसर बिफोर रीडिंग ऑप्शन डी, करेक्ट, कि बी और डी आंसर होगा, बट स्टिल वी रीड डी फॉर आर सेफ्टी। परचेज ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बाय स्टूडेंट, यार ये तो एक्सपेंडिचर मेथड में डेफिनेटली इंक्लूड होगा, दिस आल्सो दिस इज इंक्लूडेड। तो हमारा क्या बच गया? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, दीज आर द टू ऑप्शंस दैट आर करेक्ट। तो इस हिसाब से ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी हमारा आंसर होना चाहिए। करेक्ट गाइस। So this was all for this video. But before leaving, guys, I'll definitely suggest you iQuanta, India's #1 CUET online coaching. अब जिस भी डोमेन का एग्जाम्स दे रहे हो, डू सी ऑल द कोर्सेज वी प्रोवाइड, बहुत हेल्पफुल कोर्सेज है, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एंड ऑल्सो ज्वाइन द बिगेस्ट कम्युनिटी that is in making. You can see our YouTube channel, our Instagram, and also our Telegram. You can join all three, follow us on all three. All right, guys, that's all for this video. Thank you so much for joining, and we'll be seeing you in the next video. Bye bye.